गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे मर्चेंट फोर्स सर्किट डायग्राम। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किए थे, उसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। इसमें क्या कहा गया था कि भाई आपका दो प्लेन के ऊपर बात की गई थी। एक तो आपका ये रेक सरफेस है और दूसरा शेयर प्लेन है। तो ये कहा गया था कि जो चिप है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो चिप कब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा? या वर्कपीस के कारण लगने वाले सभी फोर्सेस जो कि चिप के ऊपर लग रहे हैं वो उनका अलजेब्रिक समेशन आर डैश, और टूल के कारण लगने वाले सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक समेशन आर। कहने का मतलब यह आर और आर डैश का रिजल्टेंट जीरो हो। और यह कब होगा? जब इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा आर और आर डैश का, और इनका लाइन ऑफ सेक्शन सेम होगा। उसके आगे क्या किया गया? आर डैश को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया गया, along the shear plane fs और नॉर्मल टू द shear plane fn। एक कंपोनेंट था आपका along the shear plane, इसको fs बोला गया, और दूसरा नॉर्मल टू द shear plane जिसको fn बोला गया। तो r डैश के दो कंपोनेंट हो गए, fs और fn। नॉर्मल का मतलब हम नॉर्मल का टर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर। तो आपका जो fs है वो shear plane के along है, उसके तरफ है, और आपका Fn जो है वो उसके परपेंडिकुलर है, किसके? शेयर प्लेन के। इन दोनों का रिजल्टेंट आपका जो है वो आर डैश है। ठीक है, ये बात। अब दूसरे फोर्स की बात करते हैं। आर को दो कंपोनेंट ब्रेक किया गया, दो कंपोनेंट में ब्रेक किया गया। एक अलोंग द रेक सरफेस जिसको F से डिनोट किया गया, और दूसरा नॉर्मल टू द रेक सरफेस मतलब परपेंडिकुलर टू द रेक सरफेस जिसको N से डिनोट किया गया। तो इसका मतलब R के दो कंपोनेंट हो गए, अलोंग द रेक सरफेस और नॉर्मल टू द रेक सरफेस। ठीक है। अब इसमें जैसा कि कहा गया कि द टोटल फोर्स R can be resolved into two components N and F, normal and along to the rake surface। तो आपने R के दो कंपोनेंट लिए, एक नॉर्मल टू द रेक सरफेस जो कि N बोला गया, और एक along टू द रेक सरफेस जो कि F बोला गया। उसके डायरेक्शन में आपने ब्रेक किया। इसके आगे since F must be the frictional force due to the existence of the normal load N। F और N क्या है? F आपका फ्रिक्शनल फोर्स है और N नॉर्मल फोर्स है। और आप ये जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच में जो रेशियो होता है F by N, यह एक कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। F must be the frictional force due to the existence of the normal load N. We have, according to the usual convention, F by N is equal to mu, where mu is the average coefficient of friction। mu क्या है? Average coefficient of friction between chip and the tool। तो चूंकि इस रेक सरफेस के कांटेक्ट जोन से, इस रेक सरफेस के कांटेक्ट से आपका चिप मूव करता हुआ आगे बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अराइज होना लाजमी है। ये ऑब्वियस सी बात है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स
यहाँ एक्ट कर रहा है इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे, आपके रेक सरफेस पर, तो इस आर को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया गया, एक अलोंग द रेक सरफेस और एक नॉर्मल टू द रेक सरफेस। एम बाई एन का जो रेशियो होगा वो म्यू के बराबर होगा और उसी को बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या बोला जाएगा आपका? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज इन बिटवीन चिप एंड द टूल। ठीक है। अब the coefficient of friction can also be expressed as mu equal to tan lambda। ये क्या एग्जैक्टली? इसमें क्या हो रहा है कि आपका नॉर्मल फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में एक एंगल बना हुआ है जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसी को बोलता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इस फिगर में ऐसे देखते हैं, एक एफ फोर्स जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है या अलोंग टू द रेक सरफेस एक्ट कर रहा है, ये एन फोर्स जो कि नॉर्मल टू द रेक सरफेस है, ये इसके परपेंडिकुलर रेक सरफेस के एन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इस एन और एफ का जो रिजल्टेंट है उसको आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब या तो ऐसे कह सकते हैं कि आर के दो कंपोनेंट है, एक एफ और एक एन, और आर रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच का जो एंगल है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस फिगर के हिसाब से tan लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? इस फिगर के हिसाब से tan लैम्डा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका f हो गया इस फिगर के हिसाब से, और बेस n हो गया f बाई एन। और चूंकि f बाई एन हम पिछले पेज पे हमने देखा f बाई एन किसके बराबर? म्यू के बराबर है, तो इसका मतलब यह म्यू के बराबर होगा। तो इसका मतलब म्यू किसके बराबर हो गया आपका? tan लैम्डा के बराबर हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। The coefficient of friction can also be expressed as mu is equal to tan लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा जो है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वह क्या है? एंगल बिटवीन द नॉर्मल फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स। लैम्डा क्या है? नॉर्मल फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का एंगल। Similarly, R dash can also be resolved into two components along the direction normal and parallel to the shear plane। तो shear plane के परपेंडिकुलर Fn है और along the shear plane आपका Fs है। Let these components of R Fn and Fs, ये कंपोनेंट क्या कहला रहे हैं आपके? Fs और Fn कहला रहे हैं। ठीक है, इसको इस पे बना देते हैं, इसकी जरूरत नहीं इस पेज की। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ये जो है हाँ, तो ये क्या था आपका? coefficient of friction can also be represented expressed as mu equal to tan lambda। तो यहाँ देखो क्या था। अब
इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भाई एक r dash can also be resolved into two components along and direction normal to the normal and parallel to the shear plane and let these components are Fn and Fs। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया इस r डैश को, एक Fs और एक Fn। Fs आपका shear plane के along और Fn perpendicular to the shear plane, इस तरीके से ब्रेक कर दिया गया। Now, since the inclination of the shear plane and rake surface vary, inclination क्या हो रहा है, vary कर रहा है, they do not suffice to provide some standard invariant direction, do not provide some standard invariant direction, मतलब जो आपका shear plane होगा और जो रेक सरफेस का प्लेन होगा वह स्टैंडर्ड डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, कटिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन r डैश को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक अलोंग द कटिंग वेलोसिटी और एक परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी। तो जो अलोंग द कटिंग वेलोसिटी है इसको fc बोलेंगे, जो परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी है इसको ft बोलेंगे। fc आपका कटिंग फोर्स कहलाएगा, ft थ्रस्ट फोर्स कहलाएगा। इसमें लिखिए, ये लिखा देखिए, फॉर दिस पर्पस द डायरेक्शन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द कटिंग मोशन आर क्वाइट सुटेबल। इसलिए चूंकि आपका रेक एंगल और रेक सरफेस और शियर प्लेन एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है, इसलिए हम कटिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन को में फोर्स को ब्रेक कर लेते हैं, उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है,